मेरा नाम विक्रम है और मेरा जीवन पुष्कर राजस्थान के पवित्र गांव की तरह ही शांत और साधारण था। मैं 26 साल का युवक था जिसकी सुबह और शाम कपड़ों की दुकान पर ही बीती थी, जो हमारे प्राचीन शिव मंदिर के पास स्थित थी। मंदिर की घंटियों की आवाज और भजनों की धुन अक्सर मेरी दुकान तक पहुंचती और मुझे काम करते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस होता। मेरी दुकान पर दिन में 2 घंटे का अवकाश होता था, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। इस दौरान सुबह का स्टाफ, जो ज्यादातर स्थानीय युवा थे, अपने घरों को लौट जाते और शाम का स्टाफ 4 बजे के बाद आता। मेरा घर दुकान से काफी दूर था, लगभग आधे घंटे की साइकिल यात्रा, और दिन के इस अवकाश में घर जाना संभव नहीं था। इसलिए मैं आमतौर पर दुकान के पिछले कमरे में बैठकर पुराने बही खाते देखता या कभी कभार किताबें पढ़ता। एक दिन, जिस दिन सूरज की तपिश कुछ ज्यादा ही थी और दुकान में ग्राहकों की भीड़ कम थी, दोपहर के लगभग 2:30 बजे थे। मैं पिछले कमरे में बैठा बही खातों में उलझा हुआ था कि दुकान के दरवाजे पर लगी पीतल की घंटी ने एक मधुर ध्वनि की। साथ ही एक मनमोहक खुशबू मेरे नथुनों से टकराई, जैसे कोई चमेली के फूलों की लड़ी लिए गुजरा हो। मैंने सर उठाकर देखा। दुकान के मंद प्रकाश में एक आकृति उभरी। यह एक लड़की थी जिसने अपने चेहरे पर अत्यंत सुंदर रेशमी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जो उसके सौंदर्य को और भी रहस्यमय बना रहा था। इस दुपट्टे से केवल उसकी गहरी झील जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक और गहराई थी। वो आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैं शर्त लगा सकता था कि इस दुपट्टे के पीछे एक बेहद हसीन चेहरा छिपा होगा। उसने अपने कोमल हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जैसे कोयल ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया हो। वह कहने लगी कि उसे कंप्यूटर कोर्स करना है, लेकिन वह रोज दुकान पर नहीं आ सकती। उसे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा सके। उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी, एक ऐसी प्यास जिसे मैंने तुरंत महसूस कर लिया। ये सिर्फ कंप्यूटर सीखने की प्यास नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, कोई छिपा हुआ रहस्य। मैंने उसे अपना पता और नाम बताया। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे कोई भेद छिपा रही हो। फिर अपना नाम कमला बताया और एक फोन नंबर दिया। मैंने उसे अगले दिन एक योग्य गुरु भेजने का वादा कर लिया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। उसके जाने के बाद दुकान में अजीब सी खामोशी छा गई। चमेली की खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी, जो उसकी उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही चला जाऊं। उसकी आंखों में जो प्यास थी वह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ आमदनी भी हो जाएगी और दोपहर का खाली समय भी कट जाएगा। यह एक ऐसा विचार था जिसने मेरे दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी। मैं कभी इतना सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन कमला की उपस्थिति ने मुझे एक नया उद्देश्य दे दिया था। अगले दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। दुकान पर काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। 2 बजने का इंतजार एक सदी की तरह लग रहा था। जैसे ही समय ने इजाजत दी, मैंने कमला के दिए हुए पते पर फोन किया। मेरी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जब मैंने अपना परिचय करवाया। उसने मुझे तुरंत आने को कहा। मैंने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था। एक विशाल आंगन के बीचों बीच एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा पुराना मकान था। उसकी दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं, जो उसे एक रहस्यमय सौंदर्य प्रदान कर रही थीं। मैंने धीरे से घंटी बजाई। कुछ ही पलों के बाद एक नौकरानी ने दरवाजा खोला, जिसका नाम मीना था। वह एक गली के फूल की तरह सीधी सादी और मासूम थी। उसकी आंखों में कमला जैसी ही सादगी थी। मैंने अपना परिचय कराया तो उसने मुस्कुराकर मुझे अंदर बुलाया और मेहमान खाने में बिठाया। मेहमान खाना प्राचीन राजस्थानी कला का नमूना था, जहाँ पीतल के चमकदार बर्तन, लकड़ी का खूबसूरत नक्काशीदार फर्नीचर और रंगीन पर्दे सजे हुए थे। मैं इस माहौल में बैठकर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ये कोई आम घर नहीं था, यहाँ की हर चीज एक कहानी सुना रही थी। मीना ने मुझे इंतजार करने को कहा और अंदर चली गई। पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई। कुछ देर इंतजार के बाद एक सुंदर लड़की अंदर आई, जिसने पूजा के अंदाज में अपना पूरा सर एक केसरिया दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके वस्त्र में सफेद और केसरिया रंगों का मिश्रण था, जो उसके तेजोमय चेहरे को और भी निखार रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में कल वाली चमक अब भी मौजूद थी। वह चौंक कर मुझे देखने लगी और मैं समझ गया कि यह वही कमला है। उसने मुझे नमस्ते कहा और सामने सोफे पर बैठ गई। उसकी आवाज में वही मधुरता थी जो कल मैंने सुनी थी। उसने मीना को आवाज दी और चाय बनाने को कहा। मीना के जाने के बाद कमला ने मुझसे पूछा, गुरुजी, क्या आप खुद मुझे पढ़ाएंगे? उसके सवाल में एक हल्की सी झिझक थी। मैंने कहा, अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहती तो मैं किसी और को भेज दूंगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। कल जब आपसे बात हुई थी तो मैं समझी थी कि आप किसी और गुरु को भेजेंगे,
लेकिन आप खुद ही आ गए तो बस यूं ही पूछ लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी उभर कर मिट गई। मैंने कहा, मैं इस समय दिन में खाली रहता हूँ। मेरा घर काफी दूर है, इसलिए मैं वही समय यहीं गुजारता हूँ। अगर आपको यह समय उचित लगता है तो मैं खुद आ जाया करूंगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, यही समय ठीक रहेगा। उसकी आंखों में एक राहत सी उभरी। उसने फीस का पूछा। मैंने कहा, आप कुछ दिन पढ़कर देख लें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ जाए तो फीस की बात भी हो जाएगी। यह एक आम सा जवाब था, लेकिन मेरे दिल में यह उम्मीद थी कि वह मेरा पढ़ाने का तरीका जरूर पसंद करेगी। इतनी देर में मीना चाय लेकर आ गई। चाय रखने के बाद मैंने पानी मांगा तो वह पानी लेने चली गई। उसके बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कमला शर्मा बताया। शर्मा सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि उसकी शक्ल और सूरत से वह किसी उत्तरी भारत की नहीं लगती थी। उसकी आंखें, उसके चेहरे का निखार कुछ अलग था। कमला की दबी हुई इच्छा और कड़वी सच्चाई। मैंने कमला से पूछा, आप घर पर ही क्यों पढ़ना चाहती हैं? अगर आप दुकान पर आ जाएं, तो आप कम फीस में पढ़ सकती हैं। तो उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं रोज रोज अकेली नहीं आ सकती गुरुजी, मुझे लाने वाला कोई नहीं होता। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो मुझे बेचैन कर गई। मेरे पति का तबादला अभी मुंबई से यहाँ हुआ है, इसलिए हम यहाँ स्थानांतरित हुए हैं। मुझे यहाँ के रास्तों का भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। न तो यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है और न कोई मिलने वाला। मुंबई में हम एक खुले घर में रहते थे, लेकिन यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी अपने पति के साथ आते जाते आपकी दुकान पर नजर पड़ जाती थी। मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ। बस घर में मीना और मेरी सास होती हैं। जब उसने अपने पति का बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि वह किसी भी तरह से शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत और चेहरे पर बच्चों जैसी सादगी किसी नवविवाहित लड़की की तरह थी। लेकिन मैंने उससे अपनी हैरत का इजहार नहीं किया। यूं मैंने सोचा कि सारा दिन बोर होने से बेहतर है कि कंप्यूटर ही सीख लूं, ताकि कुछ समय गुजर सके। उसकी आवाज में एक दबी हुई इच्छा थी, जैसे वह इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहती हो। फिर कुछ और बातचीत के बाद मैंने कहा कि मैं हफ्ते में 5 दिन आ सकता हूँ, क्योंकि हफ्ते और इतवार को दुकान की छुट्टी होती है। वह तुरंत राजी हो गई। मैंने इजाजत ली और अगले दिन से पढ़ाने का कहकर वापस दुकान पर आ गया। लेकिन काफी देर तक मैं कमला के बारे में ही सोचता रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी शांत मुस्कुराहट और उसकी उदास आवाज मेरे मन में घूमती रही। मुझे यह बात भी समझ नहीं आ रही थी कि वह घर में अकेली है, माहौल भी नया है, तो उसके पति ने उसे यूं किसी को भी बुलाकर कंप्यूटर सीखने की इजाजत कैसे दे दी? क्या उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था, या कुछ और बात थी? खैर, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मेरी आमदनी में इजाफा हो रहा था, लेकिन इसके साथ एक अनजानी कशिश भी मेरे दिल में पैदा हो चुकी थी। एक ऐसा एहसास जो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले दिन शुक्रवार था और फिर 2 दिन की छुट्टी थी। मैंने सोचा कि सोमवार से ही जाऊंगा, लेकिन इन 2 दिनों में कमला का ख्याल मेरे मन पर छाया रहा। उसकी आंखें, उसकी मासूम मुस्कुराहट मुझे बार बार बेचैन करती रही। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैं न समझ सकता था और न ही नजरअंदाज कर सकता था। सोमवार को सुबह मैं दुकान पर गया, मगर पता नहीं क्यों काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं, जैसे समय को पंख लग जाए और 2 बज जाए। उस दिन सच में दिन गुजारना मुश्किल काम था। खैर, जैसे ही दुकान की छुट्टी हुई, मैंने जल्दी जल्दी सभी कागज समेटे और जाने की तैयारी करने लगा। उसी दौरान मालिक का फोन आ गया और उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया। मैं मालिक के पास गया तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है विक्रम? तुम तो घर नहीं जाते? मुझे एक पल के लिए ख्याल आया कि सच बता दूं, लेकिन फिर मैंने झूठ बोल दिया। मालिक, मेरी मौसी यहाँ पास में ही रहने आ गई हैं, तो मैं दिन में वहाँ जाया करूंगा। वहीं खाना खाकर कुछ देर आराम कर लिया करूंगा और 4 बजे तक वापस आ जाया करूंगा। मालिक ने सर हिलाया और मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैंने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। जब मैं कमला के घर पहुंचा तो 2:15 का समय था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी घबराहट और खुशी का मिला जुला एहसास था। मेरी घंटी बजाने के कुछ ही सेकंड बाद मीना ने दरवाजा खोल दिया और मुझे नमस्ते कहा और अंदर आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया और उसने मुझे मेहमान खाने में बिठाया और खुद अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड बाद मीना वापस पानी लेकर आ गई। मैंने पानी पिया और मीना बोली, मालकिन आपको अंदर बुला रही हैं। मैं मीना के पीछे पीछे अंदर चल पड़ा और हम मेहमान खाने के साथ ही बने कमरे में दाखिल हो गए। ये कमला का अपना कमरा था, जो बहुत साफ और सलीके से सजा हुआ था। पलंग पर कमला बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने बहुत अदब से मुझे नमस्ते कहा
और मैंने जवाब दिया। फिर उसने शुक्रवार को न आने की वजह पूछी। उसकी आवाज में एक हल्की सी शिकायत थी। गुरुजी, आप आज नहीं आए? मैं इंतजार करती रही। मैंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त था। कमला जी, तो उसने कहा कि अगर मैं व्यस्त हुआ करूं और न आ सकूं तो पहले से बता दिया करो। गुरुजी, मैं इंतजार करती हूँ। उसके लहजे में एक मासूम सी नाराजगी थी। मैंने माफी मांगी और कहा कि आगे से ध्यान रखूंगा। फिर मैंने कंप्यूटर का पूछा तो कमला ने मीना को इशारा किया। मीना ने साइड पर रखे कंप्यूटर पर से कपड़ा हटाया। मैंने आगे बढ़कर कंप्यूटर ऑन किया, फिर कमला से पूछना शुरू किया कि उसे क्या आता है और क्या नहीं। तो उसने बताया कि उसे कुछ नहीं आता है, आज तक कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। खैर, मैंने उसे कंप्यूटर की बुनियादी बातों के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उसे माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बारे में बताया। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक लगभग 60 साल की महिला भी आकर वहां बैठ गईं, जिनके चेहरे पर गंभीरता थी और वह गौर से मेरी बातें सुनना शुरू हो गईं। उनके वस्त्र से उनकी परंपरावादी छवि झलक रही थी। कमला ने परिचय कराया कि यह मेरी सास हैं, राधा देवी। हम 2 कुर्सियों पर बराबर बराबर बैठे थे और कमला की सास पलंग पर बैठी थी। उनकी उपस्थिति कमरे में एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। उनकी शांत उपस्थिति मेरे लिए एक सवाल बनी हुई थी। कुछ देर बाद मीना जूस के गिलास लेकर आ गई। मैंने समय देखा तो 3:15 हो गए थे। मैंने जूस पीकर कमला से कहा कि आज जो भी बताया है उसकी अभ्यास करें। मैं कल आपसे आकर पूछूंगा। और मैं वहां से वापस दुकान पर आ गया। अगले दिन भी लगभग यही दिनचर्या रही, लेकिन उस दिन जाते जाते कमला ने मुझसे फीस का पूछा, जो मैंने 8,000 रुपये बताए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 8,000 रुपये अलमारी से निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। उस समय मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। यह मेरी जिंदगी की पहली इतनी बड़ी अपनी कमाई हुई रकम थी। मैं वापस दुकान पर आ गया। उसी दिन दुकान से वापसी पर मैं बाजार गया और पूरे 8,000 की खरीदारी कर ली। मैं बहुत खुश था। एक अजीब सी संतुष्टि मेरे अंदर छा चुकी थी। आजकल लगभग 10 दिन इसी दिनचर्या में निकल गए। मैं जब भी वहां जाता तो मीना चाय या जूस लाने चली जाती और कमला की सास राधा देवी आकर हमारे पास बैठ जाती। उनकी शांत निगाहें मुझ पर जमी रहती, जैसे वह मुझे परख रही हों। लेकिन मैंने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन तो मैंने मजाक में कह भी दिया था कि मैं कमला की ही फीस लूंगा, आपने खाली अपनी बात की थी, आपकी सास तो मुफ्त में पढ़ रही है। इस बात पर कमला बहुत जोर से हंसी। उसकी हंसी में एक ऐसी ताजगी थी कि मेरा दिल खुश हो गया। इन 10-12 दिनों में कमला मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। मेरी हर बात पर वह खुलकर हंसती, जैसे उसे हंसने का मौका ही न मिला हो। उसकी आंखों में अब वह उदासी कम और एक नई चमक ज्यादा नजर आती थी। एक दिन जब मैं कमला के घर पहुंचा और घंटी बजाई तो सामान्य के विपरीत कमला ने खुद दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी जो दिल को मोह लेने वाली थी। उसने मुझे नमस्ते करके अंदर आने का इशारा किया। मैं सीधा उसके पीछे पीछे बिना कुछ कहे उसके कमरे में आ गया। उसने मुझे बैठने को कहा और बोली कि मैं अभी आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आज घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राधा देवी गायब थीं और मीना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। एक सन्नाटा सा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा था कि ये खामोशी मुझे क्यों इतनी परेशान कर रही है। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मैं और वह खामोशी थी। उसी पल कमला आ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था कि एक पल में खुद पर काबू पाया। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ? ये सोचकर मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ कमला जी, कल आऊंगा। वह भी मेरे एकदम यूं अचानक उठ खड़े होने से कुछ परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ अचानक? गुरुजी, क्या आप ठीक नहीं हैं? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, और उसके घर से बाहर आ गया। मैं वहां से सीधा दुकान पर आ गया और वहां आकर भी सुकून नहीं मिला। मैं खुद को ही बुरा भला कहने लगा कि मैं बेवजह वहां से क्यों आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा चला जाऊं, लेकिन यूं एक बार आकर वापस जाना ठीक नहीं लगा मुझे। खैर, वह दिन बहुत मुश्किल से कटा था मेरा। मैं सारी रात इसी कशमकश में रहा। ये कैसी कशिश है जो मुझे कमला की तरफ खींच रही है, और क्या ये सही है? अगले दिन सुबह ही कमला का फोन आ गया। गुरुजी, आपकी तबीयत कैसी है? उसकी आवाज में एक फिक्रमंदी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा कि बेहतर है कमला जी। तो कहने लगी
कल मेरे जाने की वजह मेरी तबीयत ही थी या और कोई बात थी? उसका यह सवाल सुनकर मैं चौंक गया। क्या उसे महसूस हो गया था कि मैं किसी और वजह से परेशान था? मैं 1 मिनट सोच में पड़ गया कि इस बात का क्या जवाब दूं। क्या वह मेरी परेशानी की वजह जानती है? क्या उसे महसूस हुआ कि मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ? यह बहुत नाजुक स्थिति थी। मैंने यही कहा कि तबीयत ही खराब थी और क्या वजह हो सकती है। मैंने बात को टाल दिया। फिर उसने कहा कि आज आप कब तक आएंगे? तो मैंने कहा कि वही 2 बजे तक। उसकी कॉल पर मुझे काफी हैरत भी हुई। उसकी आवाज में अब भी वही चमक थी, लेकिन एक छिपी हुई उदासी भी थी। दुकान की छुट्टी के बाद मैं कमला के घर की ओर चल पड़ा। आज मेरे दिल में ज्यादा बेचैनी थी। जब घंटी बजाई तो वह नहीं बजी। शायद बिजली नहीं थी या घंटी खराब हो गई थी। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया तो तुरंत ही दरवाजा खुल गया। आज भी दरवाजा खोलने वाली कमला ही थी। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। उसने रोज की तरह नमस्ते कहा और अंदर आने के लिए जगह छोड़ दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे मेहमान खाने में बिठा दिया और कहने लगी कि अभी अचानक बिजली चली गई है, आप कुछ देर इंतजार कर लें। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी तबीयत का पूछा और कहा कि मैं चाय लाती हूँ। वह चाय के कप लेकर आ गई। मैंने कहा, अब सुनाओ कमला जी, 2 दिन से घर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। राधा देवी और मीना कहाँ हैं? तो वह कहने लगी, मेरी सास राधा देवी बस कुछ दिन के लिए ही आई थी मेरे साथ। उनका यहाँ मन भी नहीं लगा। वह वापस गांव चली गई और मीना के भाई की शादी है तो वह भी उनके साथ ही गई है कुछ दिन के लिए। उसकी आवाज में गहरी उदासी साफ नजर आ रही थी। अब बस मैं और मेरी तन्हाई है यहाँ। उसने एक लंबी सांस ली। अब आप आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ समय गुजर जाता है आपके साथ। कम से कम कोई इंसान तो मिल जाता है बात करने के लिए। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने पूछा, अगर आप यहाँ इतना ही परेशान हैं तो मुंबई से आई क्यों? तो वह कहने लगी, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर अब वह भी बहुत व्यस्त रहते हैं। सुबह जाते हैं और रात को आते हैं और आकर भी दफ्तर का काम लेकर बैठ जाते हैं। मुंबई में वह ऐसे नहीं थे, मुझे समय भी देते थे, लेकिन फिर उनकी तरक्की करके उनका तबादला कर दिया कंपनी ने। यूं मुझे भी उनके साथ यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर वह बहुत व्यस्त हो गए। मैं जब भी उनसे शिकायत करती हूँ कि अब मुझे समय नहीं देते तो कहते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, अभी नया नया दफ्तर है, काम को समझ लूं फिर सब सामान्य हो जाएगा। तो उसकी आंखों में अजीब उदासी महसूस की मैंने, एक ऐसी उदासी जो सिर्फ समय गुजरने से दूर नहीं हो सकती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह सिर्फ कंप्यूटर नहीं सीख रही, बल्कि वह अपनी तन्हाई और बेचैनी से भागना चाहती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं 2 दिन से क्यों परेशान और उदास हूँ? कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत जोर से हंसा। उसने मेरे दिल की बात कह दी थी, लेकिन मैं उसे कैसे बता सकता था कि मैं किसके बारे में परेशान हूँ? ये हंसी मेरे दर्द को छिपाने की एक कोशिश थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसी उम्मीद जो मुझसे जुड़ी हुई थी।